चलिए, कॉन्क्रूएट। चलिए, लो मैंने आपके लिए ये पेज बदल दिया है कि आपके भविष्य में काम आ जाए। चलिए, अब हम बात करते हैं संगठन के सिद्धांतों की। हम पढ़ रहे हैं प्रशासन का। प्रशासन के सिद्धांत, ये दूसरा चरण था जिसको हम देख रहे थे, द्वितीय चरण। उस द्वितीय चरण में आपके सिलेबस में के अनुसार हम बात करें कि प्रशासन कह दो या संगठन कह दो, एक ही बात है। बेसिकली हमने प्रशासन और प्रबंधन को औपचारिक संगठन माना है। इसको हमने क्या माना है? औपचारिक संगठन माना है। अब औपचारिक संगठन माना है तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, इसको हम देखते हैं। तो देखने के बाद में ये चीजें आती है कि औपचारिक संगठन में कुछ संगठन के सिद्धांत होते हैं। संगठन के सिद्धांत जिनको हमें जानना चाहिए। पहला तो सिद्धांत पदसोपान है। दूसरा सिद्धांत आपका आदेश की एकता है। सिलेबस के अनुसार ही हम बात करें तो बेटर रहेगा। तीसरा आपका नियंत्रण की सीमा है। चौथा आपका सत्ता व प्रत्यायोजन है। सत्ता, उत्तरदायित्व व प्रत्यायोजन। सत्ता, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन, ये तीन चीजें हैं इसमें। इसके अलावा और कौन सा बचा? ये चार सिद्धांत है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः हो गए मेरे हिसाब से। ये छह ही हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके चलते हैं। सिलेबस में तो यही है। अब ये है तो हमें ये देखना है कि ये किस प्रकार से कामकाज करते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो सबसे पहले हम जाने कि हायरार्की क्या होती है। हायरार्की ना, यूनिटी ऑफ कमांड आपका है। लिमिट्स ऑफ कंट्रोल। चौथा है आपका अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन। ये आपको शब्द अपने आप में यूँ लग रहे होंगे कि बिल्कुल सब एक जैसे हैं, सेम सेम से लग रहे होंगे, लेकिन इसमें कुछ अंतर पाया जाता है। उन अंतरों को जानना है, इनके बारे में जानना है। तो आपसे जो एग्जाम्स में तो क्या पूछा जाएगा, एग्जाम्स में तो पूछा जाएगा कि साहब ये बताइए पद सोपान किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि साहब पद सोपान की विशेषताएं बताइए। आपसे पूछा जाएगा कि भाई पद सोपान में गैंग प्लांग का क्या क्या है, लेवल जंपिंग का सिद्धांत क्या है। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो इन चीज़ों को जानना है। और इसकी आलोचनाएं किस आधार पर की जाती है, फिर भी ये किसी संगठन के लिए क्यों आवश्यक होता है, इन सब चीज़ों को जानना है हमें। तो जानना है तो अब बात करते हैं इसमें। पदसोपन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। और मेरे हिसाब से इसको अलग अलग डायमेंशन से हम लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको आप उतार लीजिए। उतारने के बाद में हम एक एक मुद्दे पर बात करते हैं कि किस तरीके से ये कामकाज करता है। बेसिक
बता लिया तो चलें आगे। हाँ, पद सोपान का सिद्धांत। बताइए, आपसे कोई पूछे कि पद सोपान का सिद्धांत क्या है, तो आप क्या कहेंगे? हायरार्की तो पूछ ही रहे हैं। हाँ, बेसिकली हम इसमें एक, जब आप हमारे नोट्स देखेंगे तो इसमें परिचय दे रखा है शॉर्ट, कि भाई ये क्या है, शॉर्ट इंट्रो। इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट इंट्रो है आपके। और जब आप एग्जाम्स में लिखते हैं, मान लो 100 शब्दों में आ गया, बेसिकली आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो शॉर्ट इंट्रो आपको 1 या 2 लाइन में लिखनी है। हमने तो इसमें 7-8 लाइन लिख रखी है। दूसरा आपसे क्या पूछेगा इसमें कि भाई इसका अर्थ, वह परिभाषा है हमारा। लेकिन परिभाषा, लोग परिभाषा लिखते हैं, और लेकिन आपसे एग्जाम में पूछता है स्पष्ट कीजिए, अर्थ बताइए, आप क्या समझते हैं। इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी ये नहीं पूछता कि मुन्ने और रेले के अनुसार पदसोपान क्या है। कोई भी ये नहीं पूछता कि एल डी वाइट ने पदसोपान की क्या परिभाषा दी है। ये बातें कोई नहीं पूछता है। आपको अर्थ जानना है। ध्यान रखिएगा, नोट्स में अलग बात होती है और एग्जाम्स में उत्तर देने में अलग बात होती है। तीसरा, हमने इसमें विशेषताएं बता रखी है। पद सोपान के लक्षण क्या क्या आपको पता लगते हैं। लोग रटते हैं, इनको रटने की भी जरूरत नहीं है यदि आप वास्तव में अच्छी तरीके से जानते हैं तो। चौथा, हमने बता रखा है कि पद सोपान के किसी संगठन में होने से क्या लाभ मिलते हैं, इसको लाभ बता रखा है। पांचवा, हमने हानि बता रखी है कि पद सोपान से क्या क्या हानियां हैं। चौथा, हमने ये बताया है कि ये आलोचना की है इनकी, बाद में लास्ट में जाके आलोचना की है कि पद सोपान की व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ लागू नहीं होती। फिर हमने बताया कि पद सोपान जो होता है, वो पद सोपान के आलोचना के बाद में हम निष्कर्ष तक पहुंचे हैं, फिर भी पद सोपान किसी संगठन के लिए क्यों जरूरी है। इस आधार पे हमने नोट्स तैयार किए हैं, उनको आप देख सकते हैं कि ये लेवल यही है हमारा पूरा का पूरा। आप एक इनको उठाकर देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करें कि इसका जो शॉर्ट इंट्रो की बात करें कि पद सोपान को अलग अलग लोग अलग अलग रूपों में जानते हैं। तो इसे सीडी नुमा प्रक्रिया, पद श्रृंखला, या स्केलर प्रोसेस, या पद सोपान, कई भागों में बांटा है। कोई तो इसको सीडी नुमा व्यवस्था कहता है, सीडी नुमा व्यवस्था। कोई कहता है इसको पद श्रृंखला कहता है, पद श्रृंखला मतलब स्केलर प्रोसेस कहता है, स्केलर प्रोसेस कहता है। कोई पद सोपान कहता है। बेसिकली ये पिरामिडीय ढांचा भी कह सकते हैं इसको, पिरामिडीय ढांचा कहते हैं, पिरामिडीय ढांचा भी कहते हैं इसको। ये एक व्यवस्था है पद सोपान की। बेसिकली क्या होता है कि ये किसी संगठन में एक हायरार्की पाई जाती है इस प्रकार की, जो उच्चस्थ निम्नस्थ संबंध को बताता है। किसी संगठन में निहित कार्मिकों में उच्चस्थ निम्नस्थ संबंध पद सोपान व्यवस्था के अंतर्गत होता है, जो इस तरीके से हो सकता है। जैसे आप चाहते हैं कि साहब किसी भी संगठन में हायरार्की की बात करें, पद सोपान स्तर की बात करें, पद सोपान की बात करें हम, पद सोपान स्तर हम बात करें कि जैसे सबसे बड़ा फेमस, आप तो कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं तो हम देख लेते हैं कि यदि एक जिला प्रशासन की हायरार्की में सबसे ऊपर कौन होता है। जिला, इसमें सबसे नीचे तो पटवारी होता है। कानून गो से ऊपर अपन क्या करते हैं, सीधा तहसीलदार ले लेते हैं, कानून को भी छोड़ दिए। तहसीलदार के बाद में आपका क्या होता है, उपखंड अधिकारी होता है, उपखंड अधिकारी हो गया। अब एडीएम को भी छोड़ दो, सीधा कलेक्टर पे बात कर ले हम, कलेक्टर होता है इसमें, ये आपका कलेक्टर हो गया। उपखंड अधिकारी, और ये जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर। ये एक पद सोपान स्तर है पटवारी से लेकर जिला कलेक्टर की।
यदि हम बात करें कि इसमें सीढ़ी नुमा प्रक्रिया क्यों है, ये हरारकी क्यों है, हरारकी का शाब्दिक अर्थ इन्होंने बताया अंग्रेजी में, इसको हरारकी कहा गया है। और हरारकी का मतलब होता है उच्चतर निमंतर संबंध, निमंतर संबंध, निमंतर, निमंतर, हाँ, निमंतर संबंध होता है। अब इसके बारे में अलग अलग लोगों ने बताया है कि जैसे एल डी वाइट कहता है कि ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्वों का कई स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध सब जगह लागू होता हो, ऐसा संबंध जो सब जगह लागू होता है, ऐसी पद्धति है जो जिससे विभिन्न लोगों में क्या होता है के प्रयासों में आपस में जोड़ दिया जाता है, विभिन्न लोगों के प्रयासों को आपस में जोड़ दिया जाता है, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं। और ये तो नीचे से ऊपर तक का हो गया, और ये भी एक दूसरे से कड़ी जुड़ी होते हैं। ये यूं समझिए कि किसी संगठन का सबसे पहला स्तर है जो हमें जानना चाहिए। और ये कोई सरकारी व्यवस्था में ये संगठन नहीं पाया जाता, ये हर जगह पाया जाता है और हर जगह होना चाहिए, तभी आप शासन के सिद्धांतों के बारे में सही ढंग से जान सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसकी पदसोपान की। इस पदसोपान की जब हम बात करते हैं तो इसकी विशेषताओं में हम जानते हैं कि इसके क्रियाकलापों में को हम क्या कर सकते हैं, कई इकाइयों में, उप इकाइयों में विभाजित कर सकते हैं, मतलब यूनिट्स में, सब यूनिट्स में, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। और इसके क्या होते हैं, पिरामिड नुमा आकार प्रदान होता है, जिसका संगठन का जो शीर्ष अधिकारी होता है वो सबसे ऊपर होता है, और जो नीचे के जो अधिकारी होते हैं वो बेसिकली आदेश ग्रहण करते हैं। नीचे का स्तर का मतलब होता है कि सर्वाधिक लोग यहाँ नीचे बैठे रहते हैं, फिर धीरे धीरे एक जिले में तो एक ही कलेक्टर होता है, तो ये एक तरीके से नुकीला भाग हो गया। और नीचे का स्तर का मतलब होता है कि यहाँ सबसे ज्यादा लोग कामकाज करते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं कांस्टेबल से एसपी पुलिस अधीक्षक अधीक्षक तक का बता सकते हैं, या डीजीपी तक का बता सकते हैं, ये व्यवस्थाओं को हम कह सकते हैं किसी का भी। और आपको कोशिश करना चाहिए कि ये जो मैंने बताया है वो सभी लोग लिखते हैं, आपको थोड़ा सा अलग लिखना है। आप शिक्षा विभाग का लिख सकते हैं, आप कृषि विभाग का लिख सकते हैं, किसी का भी आप लिख सकते हैं, हाँ हाँ किसी का भी लिख सकते हैं। तो ये बातें आपकी हो गई। अब ये इससे क्या होता है कि ये संगठन से होने से क्या होता है कि सब लोग एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। ये नीचे से ऊपर तक तो क्या की जाती है, रिपोर्ट्स ली जाती है ऊपर से नीचे तक अधिकारियों के द्वारा, और ये भेजते हैं, रिप्लाई भेजते हैं इनके, और एक दूसरे से पत्राचार पत्र व्यवहार चलता रहता है इनमें। दूसरा, एक दूसरे के आदेशों को मानते हैं, ऊपर सत्ता का सर्वाधिक स्तर पाया जाता है, और जो नीचे होता है वो नीचे क्या होता है, आपके सत्ता बहुत कम लोगों में होती है, जिम्मेदारियां दे दी जाती है, हालांकि जिम्मेदारी अल्टीमेट रियल अकाउंटेबिलिटी जिला कलेक्टर में होती है, लेकिन नीचे के लोगों को कामकाज सौंप दिया जाता है। और एक व्यक्ति एक आदेश को मान, एक ही अधिकारी के आदेश को माने, ये व्यवस्थाएं कर दी जाती है। और इसी में ये कर दिया जाता है कि किस प्रकार से उत्तरदायित्व सौंपे जाए, किस प्रकार, कौन से प्रत्यायोजन, कौन से अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाए, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, किस व्यक्ति के पास में कितने लोगों को वो संभाल सकता है, ये व्यवस्थाएं हो, ये सारी व्यवस्थाएं इसमें बताई जाती है जो हमें पता होना चाहिए। तो ये बातें तो हो गई इसकी। अब बात ये आती है कि इसके लाभ क्या है। लाभ क्या है कि प्रशासन को एक अटैच्ड करता है, ये बनाए रखता है ना। हाँ, ये ऊपर जब जाते हैं तो ऊपर स्तर पर काम की जो भीड़ होती है वो ऊपर के स्तर पर न हो जाए, कामकाज का बोझ ऊपर के स्तर तक न हो जाए, और निर्णय निर्माण में भी काफी मदद मिले। कुल मिलाकर ये किसी संगठन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिस पर सारे के सारे सिद्धांत लागू होते हैं, जितने भी सिद्धांत होते हैं सब इसी पर लागू होता है। लेकिन क्या होता है कि इसने एक बड़ी समस्याएं पैदा कर दी कि ये लाल फीता शाही को बढ़ावा देता है। इसकी जो आलोचना की जाती है वो आलोचना इस आधार पे की जाती है, आलोचना हम्म, पहला है
हाँ कोई नहीं है, हो गया, ये अच्छा नहीं है, इसको लेते हैं। हम्म। पहला तो यह है कि ये लाल फीताशाही को बढ़ावा देता है। लाल फीताशाही लाल ही हो गई, रेड टैपिज्म हो गया है, तो वास्तव में रेड टैपिज्म हो गया। देखो कितना अच्छा संयोग बैठा है। दूसरे काम में देरी तो करता ही है, साथ में क्या होता है, ये जो छोटे स्तर पर, नीचे के स्तर पे जो कर्मचारी होते हैं, योग्य भी होते हैं, जो उनमें एक उत्साह होता है, जोश होता है या पहल करने की क्षमता होती है, उसको मार देता है, क्योंकि उच्चस्थ अधिकारी उसको डांट डपट के भगा देते हैं। उत्साह और पहल को कमजोर करता है, कमजोर करना। तीसरा क्या हुआ, तीसरा ये हुआ कि ये प्रोसेस पे चलता है, प्रोसेस पे। तो प्रोसेस पे चलने से क्या होता है कि संगठन को बेलोच बना देता है, कि मतलब अकुशल बना देता है, निर्णय या अकुशलता के स्तर को बढ़ाता है, अकुशलता के स्तर को बढ़ाना, का स्तर को बढ़ाना। प्रशासन को बेलोच बना देता है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है इसमें, प्रशासन को बेलोच बनाना। एक व्यक्ति एक सिद्धांत को मानता है ये, जिससे क्या होता है, अलग अलग समस्याएं पैदा हो जाती है। जैसे हम बात करें कि इसका समाधान क्या हो सकता है, ये किस प्रकार से बेहतर हो सकता है, इसको हमें जानना है। तो इसका हमने निष्कर्ष दिया है, सुझाव सहित हमारे निष्कर्ष हैं। इस निष्कर्ष में हम ये निकाल सकते हैं कि गैंग प्लांक सिद्धांत है एक तो, गैंग प्लांक सिद्धांत। दूसरा आपका है लेवल जंपिंग सिद्धांत। ये 15 शब्दों में पूछे जा सकते हैं आपसे, लेवल जंपिंग सिद्धांत। तीसरा है इसमें मैट्रिक्स, मैट्रिक्स संगठन, मैट्रिक्स संगठन, पंखानुमा संगठन। लिंकिंग पिन की अवधारणा भी इसमें लगा सकते हैं, लिंकिंग पिन की अवधारणा कि किस प्रकार से ये कामकाज करता है। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई है। तो बेसिकली क्या होता है, गैंग प्लैंक सिद्धांत आपसे पूछा गया है, कई दफ़ा एग्जाम्स में पूछा गया था कि गैंग प्लैंक सिद्धांत क्या होता है। हम्म, ये हेनरी फेयोल ने दिया था। हेनरी फेयोल शास्त्रीय विचारक ही हैं। तो आपको क्या कहना है कि शास्त्रीय विचारक हेनरी फेयोल के अनुसार गैंग प्लैंक कार्य की गति को बढ़ाने के लिए पद सोपान के स्तरों को जंप कर देना, उस पद सोपान के स्तर की जो प्रक्रियाओं से न गुजरकर जो व्यक्ति को सीधे पहुंचा देना है, लेवल जंपिंग। लेवल जंपिंग का ही रूप है। लेवल जंपिंग का जो सिद्धांत दिया था वो बाईपास मेथड है, वो तो सीधा आपका पहुंचा दिया। जैसे मान लो पटवारी सीधा किसी फाइल को कलेक्टर के पास ले जाए, इसको लेवल जंपिंग होता है, लेवल जंपिंग बोलते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि कोई ऐसा प्रकरण है जिसमें क्या होता है, उपखंड अधिकारी ही निर्णय करेगा, तो पटवारी या कानून को सीधे उपखंड अधिकारी को ले जाए और तहसीलदार को बाईपास कर जाए, तो वो लेवल जंप होता है, वो मतलब गैंग प्लैंक होता है। और लेवल जंप तो ये होता है कि सीधे एक बाबू जो मध्यस्थ जो अधिकारी होते हैं, मध्यम स्तर के अधिकारी, मिडिल ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास न पहुंचाकर सीधा क्लर्क और हेड ऑफ ऑफिस के मध्य कामकाज हो, वो लेवल जंपिंग की अवधारणा है। और इसमें एक या दो पद सोपान के स्तर छोड़े जाते हैं गैंग प्लैंक में। गैंग प्लैंक का मतलब ये होता है कि एक या दो स्तर को छोड़ना। और लेवल जंपिंग का मतलब होता है तीन चार स्तर या सारे को छोड़कर सीधा ही जो निर्णय करने वाला अधिकारी है उसके पास फाइल ले जाना। इससे कामकाज में वृद्धि हो सकती है। लेकिन आप कहते हैं सब प्रोसेस इज प्रोसेस, आपने सुना होगा सरकारी विभागों में, वो कहते हैं कि सब प्रोसेस प्रोसेस होता है, फाइल को प्रोसेस में आने दीजिए। ऐसे प्रोसेस में थोड़ी आती है फाइल। आप सोचिए कि किस प्रकार से एक, हाँ। हाँ, तो ये एक देखिए,
ये प्रोसेस की मैं आपको बात बताऊं कि प्रोसेस तो प्रोसेस ही होता है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सरकारी अधिकारियों की पैरवी कर रहा हूं, एडवोकेसी कर रहा हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन प्रोसेस वाकई में प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और हमें करना चाहिए। यदि हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा हो जाती है। आप एक यूँ समझिए कि आप हिंदी भी आप पढ़ेंगे, पत्र व्यवहार पढ़ेंगे, तो पत्र व्यवहार में आप जानेंगे कि एक जो कागज आता है, मान लीजिए कोई कागज मुख्यालय से प्राप्त हुआ, और मुख्यालय से प्राप्त होने के बाद में वो सबसे पहले कहाँ जाता है? वो सबसे पहले डाक विभाग से सीधे पैड में बंद कर हेड ऑफ ऑफिस को जाता है, उससे कार्यालय के जो कार्यालय अध्यक्ष को जाता है। कार्यालय अध्यक्ष या तो खुद डाक खोलता है या उसका जो पीए होता है वो डाक खोल के पैड पे लगा के भेज देता है, और पैड पे लगा कर भेजता है तो उसको हेड ऑफ ऑफिस क्या करता है? HOO मार्क करता है उसको, ये कागज आया है और इस कागज का जवाब 3 दिन में देना है। क्या देना? मार्क करने का मतलब ये होता है कि वो साइन कर देगा, साइन करने के बाद तारीख डाल देगा और संबंधित सेक्शन को कह देगा कि आप निर्देश दे देगा कि आपको ये काम करना है, जिसका ये काम है। मार्क हो गया। मार्क होने के बाद में ये मार्क हुआ कागज कहाँ जाएगा? मार्क हुआ कागज रिसीट सेक्शन में जाएगा। रिसीट सेक्शन में, जिसको बोलते हैं आवक शाखा, आवक जावक शाखा आपने सुनी होगी, जिसको रिसीट डिस्पैच सेल कहते हैं। ये रिसीट डिस्पैच सेल में कागज जाएगा। ये कागज जब जाएगा तो यहाँ रिसीट होगा कि 140 नंबर का कागज 10/11/2023 को प्राप्त हुआ है। 140 नंबर, 140 ऐसे लिखा जाएगा। पहले तो मार्क कैसे होगा? जैसे मान लो मैं मुझे करना है एस्टेब्लिशमेंट का कागज है, एस्टेब्लिशमेंट, और मैंने मार्क किया और लिख दिया 10/11/23, ऐसे लिख दिया मैंने। अब सीधा ये एस्टेब्लिशमेंट को नहीं जाएगा, ये कागज जाएगा रिसीट सेक्शन में। रिसीट सेक्शन का जो क्लर्क होता है उस क्लर्क ये लगाएगा 140 नंबर 140 10/11/2023, ये उसने रिसीट डाल दिया है। ये आपको जानने के लिए जरूरी है क्योंकि आप प्रशासन में जा रहे हैं, आपके कार्य व्यवहार पत्र जो होंगे उस पत्र में इस तरीके की व्यवस्थाएं आपको जनेगी। जैसे आपने कुछ लिखे थे तो मैंने कहा था कि इसमें तो क्रमांक की गलत लिख दी है, आपको पता ही नहीं है कौन सा क्रमांक कैसे लिखना है, आपने ये डाल दिया। डालने के बाद में ये किससे जाएगा? पियोन बुक के माध्यम से। पियोन बुक बनेगी, पियोन को वो क्लर्क बुलाएगा, वो पियोन बुक में चढ़ेगा। एंट्री इन द पियोन बुक, ये एंट्री होगी पियोन बुक में, एंट्री हो गई। एंट्री होके वो एंट्री पियोन लेके जाएगा डीलिंग क्लर्क को। डीलिंग क्लर्क उस पियोन डायरी में रिसीट देगा कि मैंने ये लेटर प्राप्त कर लिया है। मतलब इसको रिसीट मिलेगा। रिसीट मिलकर वो एस्टेब्लिशमेंट के बाबू को सौंप दिया जाएगा। सौंपने के बाद में वो एस्टेब्लिशमेंट बाबू फाइल को अपने पास रखेगा। रखने के बाद में पहले जो प्रक्रियाधीन कागज है उनको निपटाएगा, फिर इसकी जो वरीयता आएगी उसको लेगा। उस वरीयता में पता नहीं कितने दिन लग जाए, वो मैं नहीं कहता क्या वजह है, लेकिन कागज में टाइम तो लगता ही है। फिर उसके बाद क्या होगा? एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद में वो बाबू संबंधित फाइल पत्रावली निकालेगा, पत्रावली खोजेगा वो, जिसको बोलते फाइल। गार्ड फाइल कहाँ है? इस लेटर से जुड़ी हुई गार्ड फाइल कहाँ है? एस्टेब्लिशमेंट में भी कई प्रकार की फाइल हो सकती है। वो अनुशासनात्मक मामले की हो सकती है, वो वेतन वृद्धि की हो सकती है, वो पदोन्नति की हो सकती है, वो नियुक्ति की हो सकती है, वो कैश सर्विस बुक की हो सकती है, वो रेड एंट्री की हो सकती है, वो विजिलेंस की हो सकती है। वो ढूंढेगा कौन सी फाइल में ये कागज लगेगा, वो चयन करेगा, है ना। बाकी चयन करने के बाद में क्या होता है कि वो देखेगा। देखने के बाद में फिर उसको चढ़ाएगा, नोट शीट पे लेगा वो, नोट शीट पे लेगा। नोट शीट पे आएगा कि उसको लिखेगा कार्यालय अध्यक्ष को कि ये कागज इतनी इतनी तारीख को प्राप्त हुआ है, कृपया अवलोकन करें, जिसमें ये बात बताई गई है। कहते हैं क्लर्क इज क्लर्क। क्लर्क का काम क्या? रूटीन वर्क करना है। उसने ये बात लिख दिया नोट शीट पे। ये नोट शीट कहाँ से जाएगी? ये नोट शीट जाएगी आपकी कैसे? फिर प्रोसेस चलेगा यहाँ पे कि छोटा बाबू है, बड़ा बाबू को, बड़ा बाबू इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर
ऑफिसर को, ऑफिसर हेड ऑफ ऑफिस को, मतलब कम से कम 4-5 चरणों से वो फाइल गुजरेगी। मार्क हो कि साहब ये, फिर हेड ऑफ ऑफिस कहेगा कि जी ये कर दिया जाए, फिर वो कहेगा कि इसके लिए एक पत्र तैयार करें, वो पत्र तैयार करेगा, फिर पत्र तैयार करेगा तो वापस डीलिंग क्लर्क पत्र बनाएगा, फिर वापस वो प्रोसेस से गुजरेगा, फिर कहेगा कि इसमें आपने कोमा नहीं लगाया है, इसमें बिंदु नहीं लगाया है, इसमें मात्रात्मक अशुद्धि है, इसमें आपने कृतवाच्य में लिखा है बल्कि कर्मवाच्य में लिखा जाना चाहिए, हाँ, ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा होना चाहिए, आपने कहीं न कहीं डायरेक्ट नरेशन कर दिया है ना, आपके शब्दों में एक प्रखरता नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, इस तरीके की वो टिप्पणियां उसमें करेगा। फिर वो लास्ट में वो आएगा, लास्ट में आने के बाद में वो पेपर क्या होगा, साइन कर दिया जाएगा। साइन करने के बाद में वापस वो पेपर डिस्पैच रजिस्टर में जाएगा। डिस्पैच जो आवक जावक शाखा का है ना, रिसीट का बाद जावक शाखा, मतलब वो जावक उसमें चढ़ेगा, चढ़ेगा, चढ़ने के बाद में फिर वो डाक घर जाएगा, डाक घर में जाके वो कर देगा। तो ये है, बाकी सच्चाई है कि जो मैंने इतना माहौल बनाया है, माहौल तो यही है, यदि आप के संबंध अच्छे हैं, हो सकता है कि आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा हो कि आप आसानी से काम करा सके सरकारी विभागों में, और हो सकता है कि उस विभाग की स्वच्छ कार्य संस्कृति हो, वो आपका कामकाज कर दे, वो हो सकता है कि वो आपके संगठन के हितों के अनुकूल हो, वो आपका काम कर दे, तो ये महज 1 घंटे का काम है। इसके लिए लोगों के महीने लग जाते हैं, साल भर लग जाते हैं, मैं उस पर टिप्पणियां नहीं करना चाहता। तो ये बातें आपकी हैं। तो गैंग प्लैंक सिद्धांत आपने पढ़ा, लेवल जंपिंग सिद्धांत आपने पढ़ा, इन बारे में आप जान गए होंगे। एक मैट्रिक्स संगठन है। मैट्रिक्स संगठन क्या होता है, ये तो हमने देखा कि हम जाने कि लेवल जंपिंग की हम बात करें, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की बात नहीं हो रही, हेड ऑफ ऑफिस की बात हो रही है। हाँ, 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 हेड ऑफ ऑफिस साइन करेगा, उस पर साइन करने के बाद में फिर डिस्पैच में जाएगी, डिस्पैच में इस तरीके से साइन होगा। तो हमने यहाँ जाना जो आपका गैंग प्लैंक है। गैंग प्लैंक तो होता है ए- एक या दो स्तरों को लांघना, गैंग प्लैंक है। हो गया ये, हो गया। आपसे लेवल जंपिंग पूछे, ये बाईपास है, सीधा सभी स्तरों को, सभी या 4-5 स्तरों को लांघना लेवल जंपिंग है। और मैट्रिक्स हो रहा है इसमें, तीसरा आया मैट्रिक्स संगठन। मैट्रिक्स मतलब पंखा नुमा संगठन है ये। मैट्रिक्स ऐसे ही तो बनती है, आपने देखा होगा मैट्रिक्स। इसमें पद सोपान नहीं है, मैट्रिक्स बना दो, सभी लोग एक दूसरे से इंटरलिंक हो, इससे यूं, इससे यूं, इससे यूं कामकाज करे, तो वो आसानी से बहुत फास्ट कामकाज हो सकता है। ये मैट्रिक्स संगठन है, क्रिस आर्गरिस ने ये मैट्रिक्स संगठन दिया है, क्रिस आर्गरिस का है। क्रिस आर्गरिस का सिद्धांत, बोलो समझ में आया कि नहीं आया आपको ये बातें। कैसा भी सवाल आएगा आप उत्तर दे देंगे, बोलो। आपसे 15 शब्दों में पूछा जाए आप दे सकते हैं, आपसे 50 में पूछा जाए दे सकते हैं, आपसे 100 में पूछा जाए दे सकते हैं, आप समीक्षा कर सकते हैं, आप आलोचना कर सकते हैं, आप मूल्यांकन कर सकते हैं, आप परीक्षण कर सकते हैं, आप विश्लेषण कर सकते हैं, आप व्याख्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज़ें करना आना चाहिए। जितना आप अपने प्रश्नों में डायनामिक
बनाओगे प्रश्नों के उत्तर को, उतना ही आपको अंक अधिक मिलने की संभावनाएं रहेंगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो हमें बताइए कि साहब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी भावाभिव्यक्ति को। क्योंकि ये खेल पढ़ाई का नहीं है, सब लोग जानते हैं, लेकिन डायमेंशंस किसके पास में है, खेल उसका है। ठीक है, अब हम बात करें दूसरे आदेश की एकता का। मैं ये पूरा सिद्धांत करा देता हूँ 6 के 6 ही, तो हमारा दूसरा चरण तो हो जाए, दूसरा चरण तो हो जाए कंप्लीट। हम्म। हाँ, कल कर लेंगे अपन दूसरा। दूसरा देखिए, आदेश की एकता। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बताइए। आदेश की एकता क्या है? किसी संगठन में, किसी संगठन में अधीनस्थों द्वारा किसी एक ही उच्चस्थ से आदेश प्राप्त करना आदेश की एकता है। आदेश की एकता है। मतलब कोई भी एक सदस्य हो, किसी संगठन का एक सदस्य केवल एक ही नेता के प्रति उत्तरदायी हो, एक ही अफसर के प्रति उत्तरदायी, तो वो क्या होता है आपका आदेश की एकता का सिद्धांत कहलाता है। कि मतलब एक ही अफसर के प्रति कार्मिक का जवाबदेह होना आदेश की एकता है। बोलिए, यह आदेश की एकता हो गई। अब बात ये आती है कि हेनरी फेयोल ने भी ये कहा है कि किसी कर्मचारी को केवल एक उच्चाधिकारियों द्वारा ही आदेश दिए जाने चाहिए। दूसरा ये कहता है, पिफनर और प्रेस्तस भी कहता है कि आदेश की एकता के अवधारणा का तात्पर्य यह है कि किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को केवल एक नेता से ही आदेश ग्रहण करना चाहिए। अब पिछली बार एक सवाल था कि फेयोल के अनुसार भी कहा द्वैध आदेश के घातक परिणाम होते हैं। ये सारी बातों को उन्होंने बताया है, हेनरी फेयोल ने भी। अब हम बात करें कि इसमें क्या करें। इसमें एक ये होती है कि निर्देश की एकता, निर्देशों की एकता क्या होती है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शंस। लास्ट ईयर एक सवाल था इसमें कि आदेश की एकता और निर्देशों की एकता में अंतर बताइए। 15 शब्दों का ये सवाल था, मात्र 15 शब्दों का, जिसमें आपको बताना था कि आदेशों की एकता जहां केवल एक अधीनस्थ अपने एक उच्चस्थ मतलब कोई अधीनस्थ अपने एक उच्चस्थ अधिकारी से ही आदेश ग्रहण करता है, जबकि निर्देशों की एकता में अपने उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा दिए गए सभी निर्देशों में एक के भाव होना है, एकता का पाया जाना है। कहीं ऐसा न हो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी अलग निर्णय अलग आदेश दे रहे हैं, कमिश्नर अलग आदेश दे रहे हैं, शासन से अलग आदेश प्राप्त हो रहे हैं। ये निर्देशों की एकता की अवहेलना होगी, क्योंकि ऐसा जीवन में नहीं पाया जाता कि एक व्यक्ति एक अधिकारी से ही आदेश ग्रहण करेगा। ये बातें हो गई। तो अब इसमें क्या होता है, विशेषताएं क्या कहता है? विशेषता ये कहती है कि ये पद सोपान से जुड़ा हुआ है। इसकी विशेषताओं की हम बात करें, आपसे सवाल पूछा जाएगा, आदेश की एकता
सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। विशेषताएं आप बताएंगे कि ये पद सोपान व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा आदेशों का पालन करने से क्या होता है, समन्वय बना रहता है ना, विरोधाभासी स्थितियां नहीं बनती। तीसरा ये बताते हैं कि इससे अधिकारियों के प्रति जवाबदेहिता तय हो जाती है उसके अधीनस्थ की। तो इसकी विशेषता सबसे पहले तो ये होता है पद सोपान व्यवस्था से जुड़ा हुआ है इसका। तो दूसरा हम बात करें इसमें, दूसरी हम बात करें कि इससे विरोधाभास की संभावना ही खत्म हो जाती है, विरोधाभास की संभावनाएं समाप्त। और तीसरा इसमें जवाबदेही बढ़ जाती है, इससे में वृद्धि हो जाती है जी, इससे जवाबदेही में वृद्धि हो जाती है। तीसरा होता है कि सत्ता का बंटवारा आसानी से हो जाता है इसमें। सत्ता मतलब सत्ता और प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व का विभाजन आसान। सरल हो जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये बातें आपने जान ली, लेकिन हम देखते हैं कि आदेश की एकता के लाभ तो बहुत सारे हैं कि दो सिर वाला जीव या पशु जगत में अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि टू हेडेड मैन एंड एनिमल दोनों ही खराब होते हैं। हाँ वो है टू हेडेड, सारे टू हेडेड हैं आज की तारीख में। तो आज स्थितियां ये हो रही है, कन्या राशि वालों पर राहु की दशाएं चल रही है और राहु की दशाएं आदमी को दिग्भ्रमित कर रही है। अब आप देख लीजिए कौन कन्या राशि का है। तो जब आदमी दिग्भ्रमित होता है वो टू हेडेड होता है। दो मुंहा तो बातें करने वाला होता है, वो तो कुछ भी बक देगा, लेकिन दो सिर का मतलब होता है कि दो प्रकार का मन हो उसका, कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं आईएएस भी कर लूँ, मैं आरएस भी कर लूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लूँ, मैं ऑफलाइन भी कर लूँ, मैं टेस्ट सीरीज यहाँ की भी ज्वाइन कर लूँ, मैं वहाँ की भी ज्वाइन कर लूँ, हाँ मैं जयपुर भी जाया हूँ, मैं यहाँ भी पढ़ लूँ। ऐसे क्या होते हैं, डबल हेडेड होते हैं। ये बेसिकली कन्या राशि पर चल रहा है आजकल। ये देख लीजिए राहु की दशाएं कितने साल तक होती है, आप समझ लीजिए। बेसिकली राहु कौन था, राहु राहु और केतु नाम के दो असुर थे, जिन्होंने गलती से जब मोहिनी रूप में श्री विष्णु देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तो वहाँ पर ये बातें चली कि भाई क्या करना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि ये तो हमें तो सामान्य पानी पिला रहे हैं, इनको अमृत पिला रहे हैं, तो वो देवताओं के पास जाके बैठ गए। तो विष्णु ने अपना रूप धरा और राहु और केतु का सर कलम कर दिया। और राहु मतलब राहु केतु एक था, तो राहु तो मतलब क्या हुआ, कटा हुआ सिर वाला राहु रहा, और केतु हो गया धड़ वाला। तो जहाँ जिसके राहु की, आजकल ऐसे कहते हैं, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जहाँ राहु की दशाएं होती है तो वो सिर मंडराता है, उसका दूसरा सिर राहु का होता है जो अपने निर्णय नहीं ले पाता है। तो इसलिए अब मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रशासन में हो तो अपने निर्णय स्वयं लेना सीखिए, कहीं दूसरा राहु आपका निर्णय न कर दे। दूसरी ऐसी स्थिति होती है कि जब राहु की दशाएं चलती है तो कभी कभार केतु भी प्रभावित करने लगता है। तो एक ही व्यक्ति के दो रूप, वो केतु चलायमान करता है व्यक्ति को। आज जयपुर, दिल्ली, अजमेर, कोटा, जोधपुर, कलकत्ता, इस तरीके से वो चलायमान करता है। तो चलायमान करता है तो केतु भी परेशान करता है। तो ये व्यवस्थाएं हमारे व्यवस्था में होती है। टू हेडेड माइंडेड लोग हमारे जीवन में खूब पाए जाते हैं। इसलिए आदेश की एकता का सिद्धांत ये कहता है कि आपको केवल और केवल एक व्यक्ति से ही, एक बॉस से ही आदेश लेना चाहिए, ताकि आप कठिनाई का सामना न करें। ये व्यवस्थाएं हैं, तो इनको हमें देखना है और देखकर कामकाज करना है। और इन्होंने कहा है कि ब्रिटिश कहावत है एक, कि दो अच्छे सेनापतियों की बजाय एक बुरा सेनापति बहुत अच्छा होता है। ये बातें कही है। टू हेडेड माइंडेड का आपने सुन लिया, राहु केतु की दशाएं आपने सुन ली, और टू हेडेड माइंड जो है उसको भी आपने सुन लिया है कि किस प्रकार से कामकाज करता है। लेकिन अब हम बात करें कि क्या इसकी भी आलोचना हो सकती है।
देखिएगा जहां आप आलोचना की बात करते हैं, उन आलोचना को देखिए, हम आलोचना की बात करें, आलोचना की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि टेलर का जो कार्यात्मक फोरमैनशिप हमने पढ़ा, उसमें वो 8 अफसरों से आदेश लेता है। कार्यात्मक फोरमैनशिप अपवाद है कि नहीं है? कार्यात्मक फोरमैनशिप अपवाद, जो 8 बोसों से आदेश ग्रहण करता है, 8 बोस। 8 बोस से आदेश ग्रहण करना, आदेश। और एक जेडी मिलेट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि द्वैध आदेश ग्रहण करना चाहिए। द्वैध आदेश जेडी मिलेट ही हैं जिन्होंने द्वैध आदेश की बात की है, मिलेट ने द्वैध आदेश के। द्वैध आदेश का मतलब ये होता है, एक तो आप अपने जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनका आदेश ग्रहण कर लीजिए। दूसरा ये है कि जो लोग, ऐसे लोग हैं जो तकनीकी दृष्टि से भी ज़्यादा मायने रखते हैं, तो उनसे भी आप ग्रहण कर सकते हैं। एक तो क्या हुआ, तकनीकी पर्यवेक्षण से जुड़े हुए लोगों से आदेश ग्रहण करना चाहिए, और दूसरा एक सामान्यज्ञों से भी आदेश ग्रहण किया जा सकता है। ये आप उदाहरण दे सकते हैं कि सब यहाँ पाई जाती है। और एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर सरकारी सेवा से यदि आप जुड़े हुए हैं, एक जूनियर अकाउंटेंट होता है, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, अकाउंट ऑफिसर। आप जब आरएस क्रैक करेंगे तो एक अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट होती है, अकाउंट्स ऑफिसर, एओ। ये द्वैध आदेश ग्रहण करता है जहाँ ये काम करता है जिस जगह, क्योंकि ये एक विभाग का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये वित्त विभाग का तो होता है लेकिन हर एक विभाग में जाता है। तो जो वहाँ का अल्टीमेट बॉस होगा उसका करेगा आदेश ग्रहण। दूसरा जो डीटी है, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी अकाउंट्स का अध्यक्ष डायरेक्टर है, उससे से ग्रहण करेगा। जैसे मान लीजिए हम कहें कि हमारे यहाँ एक जीएम पोस्ट होती है, तो जीएम से जो हमारा अकाउंटेंट है वो जीएम से आदेश ग्रहण करेगा, और साथ ही डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट से भी ये आदेश ग्रहण करेगा। दूसरा, आप आजकल एक सूचना सहायक की पोस्ट आई है, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की, आईए। ये आईए बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का प्रतिनिधित्व करता है। एक तो नियुक्त वो करता है, उसके प्रति जवाबदेह होता है, जिस विभाग में इसको नियुक्त किया जाता है उसके प्रति भी जवाबदेह होता है। तो ऐसे उदाहरणों से आप बता सकते हैं कि आदेश की एकता का सिद्धांत लागू नहीं होता। और कई दफा क्या स्थिति होती है कि एक, हमारी बात कर लीजिए ऑफिसर ग्रेड्स में, हम क्या करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होता है, कि जिस भी विभाग से जुड़ा हुआ है उस विभाग में क्या करता है, ये उसके सीनियर बॉस से आदेश ग्रहण करता है। और दूसरा किससे आदेश ग्रहण करता है? दूसरा ये आदेश ग्रहण करता है जिला स्तर पर जिला कलेक्टर से। तीसरा आदेश ये राजनीतिक मुखियाओं से भी ग्रहण करता है। राजनीतिक मुखियाओं से संबंधित लोकल एमएलएज हुए, एमपीज हुए, जनप्रतिनिधि हुए, मंत्री हुए, इनसे आदेश ग्रहण करता है। तो इसलिए आदेश की एकता की सार्थकता नहीं दिखती, लेकिन हमें ये होना चाहिए कि आदेश की एकता नहीं, निर्देशों में एकता होनी चाहिए। यदि निर्देशों में एकता है तो आदेश की एकता हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आदेश की एकता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आप उत्तर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? समझे कि आप निर्देशों में एकता क्या है? निर्देशों में एकता है कि समान निर्देश देना, ताकि वो आसानी से कार्य कर सके, उसमें विरोधाभास न हो, वो द्वंद्व की स्थिति में न हो, ऐसी स्थितियां न बन पे। तो ये बातें आपके आदेश की एकता में थी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आप इसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। अब हम तीसरे नंबर के लेते हैं, नियंत्रण की सीमा। नियंत्रण की सीमा, नियंत्रण का क्षेत्र, स्पान ऑफ कंट्रोल। स्पान ऑफ कंट्रोल। ये स्पान ऑफ कंट्रोल को समझने के लिए हमें दो तीन बातों की बात करनी है कि भाई किसका स्पान, यानी विस्तार। हाँ,
नियंत्रण का विस्तार, नियंत्रण का क्षेत्र कितना होना चाहिए। ये बताइए आप कितना नियंत्रण का क्षेत्र मानते हैं कि हमारे अधीन कितने कर्मचारी होने चाहिए जिन पर हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, आपकी सीमाएं कितनी हो सकती है, इन चीज़ों को हमें देखना है। तो सबसे पहले बात करें कि यह नियंत्रण का क्षेत्र बहुत मायने रखता है एक किसी संगठन में प्रोडक्टिविटी देने के लिए। हमें यह देखना है कि हमें एक निर्धारित संख्या तय करनी पड़ेगी कि आखिर कितने लोग हैं जो इस निर्देश की एकता का पालन आसानी से कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो होता क्या है, बेसिकली किसी व्यक्ति के अंगूठे और कनिष्ठ उंगली को फैलाने से बनती है। और ये तो हुआ आपका क्या, स्पान बना, जैसे ये स्पान है, ये स्पान, तो स्पान आपका क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का हो गया आपका स्पान। तो इसका मतलब आप इस दायरे में कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, 4-5 लोगों को कर सकते हो, 1 से 4 लोगों को कर सकते हो, आपके अधीन 4 हो गए ना। तो ये स्पान है हुआ। अब स्पान हुआ तो आपकी सीमाएं कितनी है, ये सीमाएं आपका एक दाएं हाथ के अंगूठे और उंगली का सिद्धांत से माने या बाएं हाथ से माने, या किस तरीके से आप इस तरीके से बना लीजिए तो आसानी से आप कंट्रोल कर सकें उनको, ये व्यवस्थाएं बनती है। तो इसमें 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बनती है। एक तो व्यवस्था बनती है कि सीधे डायरेक्ट कितनों को कंट्रोल कर सकता है, इनडायरेक्टली कोई व्यक्ति कितनों को कंट्रोल कर सकता है, ये बातें इसमें आती है। हम बात करें कि इसमें सबसे पहले बात करें कि नियंत्रण क्षेत्र का, तो अधीनस्थों या कार्य की इकाइयों को कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर कितने लोगों को निर्देशित, नियंत्रित और निरीक्षित कर सकता है। बेसिकली वह क्षेत्र, आप क्या लिखेंगे, किसी संगठन का वह क्षेत्र जिसमें किसी अधिकारी द्वारा प्रत्यक्षतः अधीनस्थों को निर्देशित, मार्गदर्शित या पर्यवेक्षित व नियंत्रित करने की शक्ति, नियंत्रित करने की क्षमता नियंत्रण की सीमा है, नियंत्रण का विस्तार है, ऐसे लिख सकते हैं। हमने शब्दों में दुहराव भी नहीं किया और अलग अलग भागों में बांट दिया कि किस तरीके से कामकाज करता है। समझ रहे हैं आप, कितने लोगों को कर सकता है। इसमें एक ग्रेक्यूनास का नियम आता है, उस ग्रेक्यूनास का सूत्र पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में कि वो कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। तो ग्रेक्यूनास का सूत्र आपको पता होना चाहिए, जिसने ये बताया कि वह 5-6 व्यक्तियों को कंट्रोल कर सकता है, 5-6 व्यक्तियों को कंट्रोल करने की बात करता है। तो ये 5-6 व्यक्ति किस प्रकार से कामकाज करते हैं, इनको हमें देखने की जरूरत है। तो इसमें ग्रेक्यूनास के अनुसार 5-6 व्यक्तियों को, इनमें अलग अलग बताएं कि भाई कितने लोग कितने व्यक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेक्यूनास इसमें 5-6 व्यक्तियों को कंट्रोल करने की बात करता है, और उर्विक 8 से 12 लोगों को करता है। उर्विक 8 से 12 व्यक्तियों को निर्देशित, नियंत्रित कर सकता है एक साथ। और अमेरिकन प्रबंधन एसोसिएशन है, वो 9 व्यक्तियों को अधीनस्थ, नियंत्रित करने की बात करता है, 9 व्यक्तियों को नियंत्रित करने की बात करता है। तो ये बातें आपसे आ सकती है। तो इनमें 3 प्रकार की बात बताई है कि प्रत्यक्ष संबंधों में एक सारणी बनाई है उन्होंने, ग्रेक्यूनास का सूत्र है, का सूत्र प्रत्यक्ष संबंध का तो क्या है, प्रत्यक्ष संबंध में तो सीधा सा है कि वो कितने लोगों को नियंत्रित कर सकता है। इसको तो कहा गया है
एन, कितने लोगों को, एन मतलब संख्या, नंबर्स, संख्या कितने नंबर्स को कर सकता है डायरेक्ट, जैसा इन्होंने बताया कि 5 या 6 लोगों को कर सकता है। और त्रियक संबंध में ये हुआ, त्रियक संबंध, त्रियक संबंध क्या हुआ कि इसको उन्होंने कहा कि एन गुणा एन माइनस वन, एन गुणा एन माइनस वन। जैसे हम यूं कहें कि कोई व्यक्ति सीधा 5 व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, तो त्रियक संबंधों में कितने लोगों को कर पाएगा वो, और अब 20 लोगों को कर पाएगा वो। अब फिर आपसे कोई पूछे कि वो कुल कितने प्रकार के संबंधों को मेंटेन कर सकता है, कुल संबंध कितने प्रकार से मेंटेन कर सकता है, तो उसका एक सूत्र उन्होंने दिया था, एन गुणा 2n/2 गुणा 2n/2 माइनस वो प्लस n माइनस वन, प्लस n माइनस वन। ये कुल संबंध है कि एक व्यक्ति के पास में मैक्सिमम कितने लिमिट्स हो सकती है। इसको हमने 5 से किया, 2 को हमने 5 से किया बटा 2 किया, प्लस 2 माइनस 1 ये किया, तो 5 का 2 का 5 किया तो 2 गुणा 2 गुणा 2 32 हो गए, 32 हो गए, 32 बटा 2 16, माइनस 1 17 पंजो 85, ओ सॉरी, ओ 5 माइनस 1, हाँ 20 पंजो 100, सौ लोगों को रख सकता है। मतलब कोई भी एक व्यक्ति अधिकतम 100 व्यक्तियों पर संबंध रख सकता है और 100 व्यक्तियों से ज्यादा वो संबंध नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि मैं किसी विभाग में, या यूं समझ लीजिए कि आप किसी विभाग में कलेक्टर लग रहे हैं, किसी जिले के कलेक्टर लग रहे हैं, तो जिले के कलेक्टर लग रहे हैं तो जिले का कलेक्टर होने के नाते आप 100 व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो 100 में तो 5 लोग तो आपके डायरेक्ट होने चाहिए, और त्रियक संबंध में जैसे मान लो 5 में से आपने एडीएम हो गए, 2 तो एडीएम लगा दिए आपने, 2 कोई दूसरे सेवा के अफसरों को ले लिया, तो 4-5 लोगों से अपना वो कर लिया, नियंत्रित किया डायरेक्ट उसमें। फिर उनसे कह दिया कि आप भी 3-3 4-4 5-5 लोगों को नियंत्रित कर दीजिए। उन्होंने भी 5-5 लोगों को नियंत्रित किया, हर एक ने, तो 20 हो गया। 20 के बाद उन्होंने भी किया तो 20 पंजे 100 हो गया। इस तरीके से हो गया ना, 5 चौका 20, 20 पंजे 100, इस तरीके से मतलब 5 टाइम्स नियंत्रित किया जा सकता है। और यही बेटर नियंत्रण की सीमा होती है। ग्रेक्यूनास का सूत्र है जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि नियंत्रण की सीमा के लिए कौन सा सूत्र कामकाज करता है। अब हम बात करें इसमें कि किस प्रकार से ये कामकाज कर रहा है और कैसे ये कामकाज करता है, इन चीज़ों को हमें देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसमें नियंत्रण के क्षेत्र में, नियंत्रण के क्षेत्र में कौन कौन से कारक इसके लिए निर्धारित होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जिनको हमें जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करें कि कार्य, स्थान, समय और व्यक्तित्व, ये 4 चीजें नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करती है। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वाले कारक। इस कारकों में हम बात करें तो सबसे पहला कारक है कि कार्य, दूसरा आपका स्थान, तीसरा आपका समय, और चौथा है आपका व्यक्तित्व। ये 4 आधार हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि कौन सी चीजें आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। इन चीजों को देखने की जरूरत है। देखिए ये आधार हुए आपके, और आधार हुए तो इनको देखिए किस तरीके से कार्य, कार्य की बात करते हैं। यदि कोई रूटीन वर्क कर रहा है, यदि ऐसा विभाग जो रूटीन वर्क करता है, तो आप समझ लीजिए कि रूटीन वर्क वाला अधिकारी अधिक लोगों पर क्या कर सकता है,
कंट्रोल कर सकता है। यदि नॉन रूटीन वर्क है तो नॉन रूटीन वर्क है तो उसके जो कंट्रोल करने की सीमाएं कम हो जाएगी। रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने वाला कार्य है, नित्य नए कामकाज उसे करने पड़ते हैं और नई नई समस्याओं को सामना करना पड़ता है, तो वह नियंत्रण का क्षेत्र कम हो जाएगा। हम बात करें स्थान की, स्थान की हम बात करें कि यदि आपके फील्ड कार्यालय या जो अधीनस्थ कार्यालय है वो किसी मतलब कम दूरी पर हैं जिन पर आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि अ, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, तो दूरियां ज़्यादा है तो आपको कम लोगों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि हम बात करें समय की बात करें तो समय में एक ऐसी स्थिति आती है कि टाइम में कि यदि आपको लगता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर समय ज़्यादा लगता है या आपके कामकाज में क्या होता है कि समय की वो होती है, हाँ, आपको लगता है कि यदि समय ज़्यादा प्रभावित होता है तो आपको क्या करना चाहिए कि वहाँ कम लोगों का नियंत्रण प्रभावित होता है। ऐसी व्यवस्थाएं जो बनती है। और चौथा हमारा जो कामकाज है, चौथा कामकाज है व्यक्तित्व का। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत जबरदस्त है और उसके आदेश को, उसके निर्देशों को हर कोई मान लेता है आसानी से, तो वह व्यक्ति आसानी से अ, अभिप्रेरित कर सकता है या नियंत्रित कर सकता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि साहब इसको किस तरीके से हमें कामकाज करना है, क्या ये सिद्धांत वास्तव में लागू होता है कि नहीं होता, ये तो हम देखते ही हैं बिल्कुल। इससे कारकों से ही आपको पता लग गया होगा कि ये नियंत्रण का क्षेत्र यदि आपने नहीं समझा, नहीं जाना, तो आपको दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन गैप उपस्थित हो सकता है। आप मोटिवेट नहीं कर सकते कर्मचारियों को, आप में लीडरशिप और कम्युनिकेशन की जो स्टाइल्स हैं वो कमज़ोर हो सकती है। ये बातें हो सकती है। पीएन में उनके बैंक के ऑफिसर्स हैं, एक बार जाओ। तो ये बातें आपकी हो गई। तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए किस तरीके से काम करते हैं। तो समझ गए आप मेरी बातों को, नियंत्रण के बारे में जान गए। कोई पूछे आपसे नियंत्रण के बारे में क्या होता है तो आप मेरे हिसाब से उत्तर दे देंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रत्यायोजन के, सत्ता या प्राधिकार के। तो प्राधिकार की वो दीजिएगा, वो एक मिनट। हम्म, हाँ, प्रत्यायोजन की बात कर लें हम, प्रत्यायोजन कर लें। अब देखिए, इसमें एक हमने बताया है कि वर्तमान समय में नियंत्रण का जो दायरा है वो बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, हमने लिख रखा है कि ई ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, कंप्यूटराइजेशन को बढ़ावा मिला है और विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ी है। इससे भूमिका बढ़ने से क्या हो, संचार साधनों अत्यधिक विकसित किए गए हैं, संचार के साधन भी। तो ये नियंत्रण का जो दायरा है वो बढ़ गया है। मतलब आपको क्या लिखना है, नियंत्रण का, आपके एग्जाम से पूछा जाए कि नियंत्रण का विस्तार पर टिप्पणी कीजिए 50 शब्दों में। तो आप कहेंगे कि भाई नियंत्रण का विस्तार किसी संगठन का वह क्षेत्र है जहां पर कोई अधिकारी या कोई उच्चस्थ कितने निम्नस्थ अधिकारियों पर संबंध रख सकता है। तो इसके लिए ग्रेक्युनास ने अलग अलग विचारकों द्वारा नियंत्रित करने की सीमाएं अलग अलग बताई गई है। लेकिन ग्रेक्युनास ने अपने प्रत्यक्ष संबंधों में, त्रियक संबंधों में और कुल संबंधों में ये बताया है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से अलग अलग आयामों से नियंत्रित कर सकता है। ये बातें बताया। लेकिन ये नियंत्रण करने के सिद्धांत भी आपके समय, स्थान, व्यक्तित्व और कार्य पर निर्भर करते हैं। तो जो अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं। अब वर्तमान में नियंत्रण के क्षेत्र की का सिद्धांत की जो अवधारणा है वो कम होती जा रही है। कारण क्या है कि इसमें ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिला है, कंप्यूटराइजेशन को बढ़ावा मिला है, कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों का बढ़ गया है, विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ गई है। आप एक ही जगह से, मतलब दूर दराज से भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं ई गवर्नेंस के बढ़ने से। तो कोई ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा है। ऐसी बातें लिखकर आप उत्तर दे सकते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। बोलो, ऐसे नंबर नहीं मिलते। और हम क्या करके आते थे जी, ये ऐसे होता है, ऐसे नंबर थोड़ी मिल रहे हैं। नंबर तो वास्तव में अच्छा कामकाज करने से मिलते हैं, अच्छा लिखने से मिलते हैं।
कुछ भी कहाँ या बताओ। मैंने आपने देखा होगा नोट्सों में तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि वही एकमात्र सत्य है, और इसी आधार पे आपको उत्तर देना है। वो तो केवल एक आधार है कि आपको ये आयामों से आपको पढ़ना है, इस तरीके से कॉमन मैन है। मैंने आपसे पहले जब मैं क्लास स्टार्ट की थी तब भी मैंने यही बोला था कि आपको केवल और केवल कब तक काम करना है, जब आपकी स्थितियां क्या बने, कि आपको कहीं कोट नहीं करना। आपसे पूछा जाएगा पद सोपान की अवधारणा समझाइए, वह ये नहीं पूछेगा कि फेयोल ने क्या कहा है, उर्विक ने क्या कहा है, नहीं बोलेगा ना। आप लास्ट ईयर के प्रश्नों को उठाकर देखिए, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा क्या स्थिति है। अब हम बात करते हैं प्रत्यायोजन की। प्रत्यायोजन चौथा सिद्धांत हम लेते हैं, प्रत्यायोजन। हम्म, प्रत्यायोजन डेलीगेशन। पहले डेलीगेशन पढ़ने से पहले हमें जाने सत्ता तो जान ले, पर कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। डेलीगेशन, प्रत्यायोजन का सिद्धांत। ये प्रत्यायोजन का सिद्धांत किस तरीके से कामकाज करता है, इसको हमें देखने की जरूरत है। बेसिकली प्रत्यायोजन क्या होता है? प्रत्यायोजन होता है कि मनोनीत व्यक्ति या दूसरे के विचारों या दृष्टिकोणों को व्यक्त करने वाला, वो प्रत्यायोजित होता है, डेलीगेटेड होता है। कहते हैं ना डेलीगेशन भेजा है, कहते हैं डेलीगेशन भेजना। आपने नाम सुना होगा डेलीगेशन का, कि हमने हमारा डेलीगेशन भेजा गया है, मतलब प्रतिनिधि मंडल भेजा है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिनिधि मंडल। लेकिन ये तो गलत हो गया। जब प्रतिनिधि मंडल एक साथ लिखा जाता है तो क्या होता है? बेसिकली इसको ऐसे बोलते हैं, प्रतिनिधि मंडल। ये भी गलत हो गया, छोटा ही आएगा, क्योंकि छोटा हो जाता है वो, और छोटा ही रहेगा जो छोटा है तो, क्योंकि मंत्रिपरिषद जैसा बना दिया अपन ने। तो ये बातें आप समझ लीजिए। डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब होता है किसी का कार्य, किसी का कार्य किसी दूसरे द्वारा करना, करना डेलीगेशन होता है। ये होता है सामान्यतः कि मतलब दूसरे के विचारों को, दृष्टिकोण को आप अभिव्यक्त कर रहे हो, व्यक्त कर रहे हो, तो ये एक तरीके से डेलीगेशन प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ सत्ता में क्या होता है, संगठन में क्या होता है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने कार्यों के लिए दूसरों को अधिकृत कर सकता है। बेसिकली किसी संगठन में क्या होता है, ध्यान रखिएगा आप जब उत्तर लिखें तो ये लाइन जरूर होनी चाहिए, किसी संगठन में। क्योंकि बार बार ये थोड़ी है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्स दे रहे हैं, वहाँ पे संगठन पे ही निबंध सारी चीज़ें पूछ ली गई, तो इसलिए एक बार ही लिखा जाएगा। तो इसलिए ज़रूर लिखना है, जो इसके विशेषक वाक्य हैं, चिन्ह हैं, उनको लिखना है। किसी संगठन में एक उच्चस्थ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को कुछ कार्य कराने के लिए, कुछ विशेष कार्यों को पूर्ण कराने के लिए, पूर्ण कराने के लिए सौंपी गई सत्ता प्रत्यायोजन कहलाती है। कहलाती है। अब आपको जैसे, जब तक जैसे नहीं लिखोगे तब तक नंबर नहीं देगा वो। आता है तो लिख दो, जैसे नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। क्या समझे आप?
कुछ समय के लिए करवाना है, काम करवाया और वापस सत्ता आ गई। जैसे कभी कभार क्या एडिशनल चार्ज प्रत्यायोजन नहीं है, एडिशनल चार्ज प्रत्यायोजन नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर एक रजिस्ट्रार फर्म्स के रूप में हमें काम करना होता है। वो रजिस्ट्रार फर्म्स के रूप में कार्य करता है हेड ऑफ ऑफिस, जिसे हम जनरल मैनेजर कहते हैं। यदि वो जनरल मैनेजर के बजाय मुझे, मतलब सेकंड ऑफिसर के रूप में मुझे वो सत्ता सौंप दी जाए कि आप ये काम कर लीजिए, डेलीगेट कर दिया है उन्होंने, जॉब अलोकेट कर दिया है कि मिस्टर सो एंड सो ही मेरी अनुपस्थिति में या मेरी जगह ये कामकाज करेंगे, मेरे पास तक फाइल नहीं आएगी, तो वो अपना कामकाज निपटाने के लिए मुझे सौंप दिया है वो कार्य वह है। और जब उनकी मर्जी होगी तब वो ले सकते हैं। ये प्रत्यायोजन है। जैसे आपने सुना होगा कि अधीनस्थ प्रत्यायोजन, सुना है? अधीनस्थ विधान। हमारी संसद ने भी कार्यपालिका को कुछ नियम बनाने की शक्तियां सौंप दी है, क्योंकि संसद के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो नियमों की पूर्ति कर सके, नियमों को फॉलो कर सके। तो उनके लिए ये बातें आती है और आने के बाद में ये चीज़ें होती है। जैसे हम बात करें कि यूँ समझ लीजिए, जैसे संसद द्वारा, ऐसे नहीं लिखना वहाँ पे ना कि राजर, ऐसे सीधा, जैसे संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजन प्रत्यायोजन विधान द्वारा नियम बनाने की शक्ति सौंपना। आपने सुना होगा कि नियम भी कौन बनाती है? नियम भी विधायिका ही बनाती है, लेकिन विधायिका के पास में पर्याप्त समय नहीं है। इस पर्याप्त समय न होने की वजह से क्या हो रहा है, कार्यपालिका को सौंप दिया है। समझे कि नहीं समझे? आप समझिए प्रत्यायोजन को। यदि आप समझ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं, यदि नहीं समझ रहे हैं तो आपको समझने की जरूरत है, और यदि ऐसा आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। तो मिलेट ने भी ये बात कही है कि सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ क्या है? सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ है दूसरों को केवल कर्तव्य सौंपने से कुछ अधिक होता है। कर्तव्य नहीं सौंपना, कर्तव्य तो हम सौंपते ही आ रहे हैं ना, ड्यूटीज तो हम सौंपते आ रहे हैं, जिसका काम है वो करे, लेकिन कैसे करे, किस तरीके से करे, ये चीजें देखने की जरूरत है। प्रत्यायोजन का अर्थ क्या है? दूसरों को अधिकार सौंपना है, ताकि वह व्यक्ति अपने कर्तव्य से जुड़ी विशेष समस्याओं को सुलझाने में अपने स्तर पर निर्णय ले सके। ये मिलेट ने कहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को कि आप अपने क्लर्क को या नीचे के जो अफसरों को आप काम सौंप रहे हैं। काम सौंपने का मतलब ये है कि आप तक फाइल जाएगी, लेकिन आपने उस काम का डेलीगेट कर दिया है तो आपका आप तक फाइल नहीं आएगी, आपका काम चलता रहेगा, आप ऑब्जर्वेशन करके देखते रहिएगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है, मैं एक उदाहरण से आपको बताऊं कि मोटर व्हीकल एक्ट अभी 2016 में भारत सरकार ने लागू किया, फिर राजस्थान सरकार को भी एक पालन करना होता है। हालांकि ट्रांसपोर्ट स्टेट लिस्ट का मैटर है, लेकिन पालन करना होता है। राजस्थान सरकार ने क्या किया कि उस कानून में बदलाव कर दिए, उसके जो कंपाउंड्स करने के जो चार्जेस थे ना वो कम कर दिए। तो संसद की समिति ने राजस्थान सरकार को निर्देशित किया कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, आपने कानूनी नियमों का पालन नहीं किया। अब क्या होता है, मान लो संसद ने तो कानून बनाए, और कानून जब तक फॉलो नहीं होंगे तब तक नियम न बन जाए। और नियमों में क्या किया कि कानून के अनुसार उन नियमों को नहीं बनाया गया हो, कार्यपालिका ने अपने स्तर पर अपने हित में एनफोर्स कराने का नियम बना दिए हो, तो कार्यपालिका वो देखेगी। अधीनस्थ विधान समिति होती है संसद की, वो ये देखती है कि क्या कानून के अनुरूप ही नियम बने हैं कि नहीं बने। यदि नहीं बने तो उनको निर्देशित कर सकते हैं, वापस भी वो अधिकार ले सकती है। समझे कि प्रत्यायोजन सौंपा जाता है, प्रत्यायोजन सौंपा जाता है, काम पूरा कराया जाता है, और जब जिस दिन मर्जी हो जाएगी किसकी, अफसर की,
या उच्चस्थ अधिकारी की वो वापस प्रत्यायोजन किए गए अधिकारों को वापस ले सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? हम्म। हाँ, वो बेसिकली जब जाता है तो उसमें लिख के जाता है कि मिस्टर सो एंड सो मेरी जगह काम करेंगे। वो एक तरीके से चार्ज हो जाता है, वो तो चार्ज हो जाता है। लेकिन यदि एक दो दिन के लिए जा रहा है तो प्रत्यायोजित करके चला गया। यदि 5 7 10 दिन के लिए जा रहा है तो वो सेकंड ऑफिसर को चार्ज मिल जाता है उसका। वो तो पूर्ण रूपेण शक्तियां मिल जाती है उसको, लेकिन 7 8 दिन के लिए मिलती है। लेकिन 2 4 दिन के लिए जा रहा है तो प्रत्यायोजित कर रहा है। और यदि नहीं भी जा रहा है ना, वहां बैठा हुआ है, तब भी उस तक फाइल नहीं आए पहुंच दे कि भाई तुम क्या करना है, कि तुम्हें सब इंस्पेक्टर हो तो तुम ही ये इन्वेस्टिगेशन करके जो लास्ट में साइन होती है, रिपोर्टिंग होती है, तुम ही करके भेज दिया करो, मेरे तक फाइल नहीं आनी चाहिए। तो ये बातें हैं आपके। अब क्या होता है कि प्रत्यायोजन के प्रकार होते हैं। टेरी ने भी ये कहा था कि एक कार्यकारी या सांगठनिक इकाई से दूसरी तक प्राधिकार को पहुंचाना, एक इकाई से दूसरी इकाई तक पहुंचाना क्या कहलाता है आपका? प्रत्यायोजन कहलाता है। मुने ने भी कहा है कि उच्चतर से निम्नतर प्राधिकार तक विशेष सत्ता को पहुंचाना, मतलब एक उच्चतर अधिकारी द्वारा निम्नतर अधिकारी को प्रत्यायोजन के माध्यम से सत्ता का अधिकार पहुंचाना एक प्रत्यायोजन ही है एक तरीके से। तो ये प्रत्यायोजन के प्रकार हैं। यहाँ प्रकार को हम देखें तो प्रकार में हम देखें, एक तो पूर्ण प्रत्यायोजन है, पूर्ण व आंशिक प्रत्यायोजन, व आंशिक प्रत्यायोजन। अब तो क्या होता है जी? एब्सोल्यूट एंड पार्शियली डेलीगेशन क्या होता है बताइए? तो इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य कर रहे हैं हम, जो भी निर्णय ले रहे हैं, एब्सोल्यूट क्या हो गया और पार्शियल क्या हुआ? एब्सोल्यूट एंड पार्शियल, एब्सोल्यूट एंड पार्शियल। ये एब्सोल्यूट एंड पार्शियल में क्या होता है कि आप सारी की सारी शक्तियां सौंप दिया उसमें, केवल आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। आंशिक प्रत्यायोजन में होगा कि आप इतने लेवल की, जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं कि एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत जो एमएसएमई एंटरप्राइजेज हैं, उनके दावों का निपटारा करने के लिए एक काउंसिल बनी हुई है, फैसिलिटेशन काउंसिल। उसमें 25 लाख तक के दावों को तो हमें सौंप दिया गया है, और 25 लाख से अबो के जो दावे हैं, बड़े जो दावे हैं, वो कमिश्नर इंडस्ट्रीज के यहाँ सेटल्ड होते हैं। तो मतलब आंशिक प्रत्यायोजन हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा हम बात करें सशर्त और बिना शर्त प्रत्यायोजन, मतलब कंडीशनल और अनकंडीशनल प्रत्यायोजन तथा अशर्त प्रत्यायोजन। अशर्त प्रत्यायोजन मतलब एक कंडीशनल है और अनकंडीशनल है, यू सी ना, है ना? सशर्त और अशर्त। अब सशर्त में क्या होता है कि आपको हम इन इन शर्तों के अधीन प्रत्यायोजित कर रहे हैं कि आप को कामकाज करने की तो शक्ति दी है, लेकिन नियंत्रित आप हमारे पास रहोगे। और अनकंडीशनल में होता है कि आप मर्जी में आए जितना काम कीजिए, जैसे आए वैसे काम कीजिए, आपको अलाउड है। तीसरा औपचारिक और एक अनौपचारिक प्रत्यायोजन। एक तो फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक प्रत्यायोजन। औपचारिक और अनौपचारिक प्रत्यायोजन, इसमें क्या होता है? फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या होता है? फॉर्मल में तो होता है लिखित नियमों और आदेशों से हो कि मिस्टर सो एंड सो को ये शक्तियां अधिकृत की जाती है, ये फॉर्मल हो गया। और यदि इनफॉर्मल में हो गया कि परंपराओं प्रथाओं से कि भाई ठीक है जी, ये हेड ऑफ ऑफिस है और इस हेड ऑफ ऑफिस का कामकाज कौन कर रहा है? सेकंड ऑफिसर कर रहा है, दिया जा रहा है परंपराओं से प्रथाओं से, वो अनौपचारिक हो गया। ऐसे ही हो गया कई लोग अपने आप ही उनका कैरिस्मेटिक प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, वो ले लेते हैं, वो इनफॉर्मल हो गया। तीसरा है सीधा, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रत्यायोजन।
मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेलीगेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट डेलीगेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेलीगेशन में क्या होता है कि सीधा तीसरे व्यक्ति शामिल नहीं हो। दो व्यक्ति हैं कि हेड ऑफ ऑफिस है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हेड ऑफ ऑफिस के मध्य डेलीगेशन हो रहा है, आपको ये कामकाज करना है। तीसरा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है कि तीसरे व्यक्ति के माध्यम से होने वाला, कि मतलब तीसरी सरकार आ गई, सरकार ने किसी दो ऑफिसर्स के मध्य कह दिया कि आप ये कामकाज करो, तो आपका काम हो गया। तो मतलब हम क्या सीखे ये प्रत्यायोजन से? प्रकारों को हम जान गए। प्रकारों को जानने के बाद में क्या सीखे हम? ये सीखे कि प्रत्यायोजन से जो एक उच्चस्थ अफसर है उसका काम बंट जाता है, और काम बंटने से क्या होता है, प्रशासनिक अड़चने जो आती है वो खत्म हो जाती है। और जो आप एक टालम टोल की प्रवृत्तियां रहती है, लाल फीताशाही की प्रवृत्तियां रहती है, वो खत्म हो जाती है। तीसरी बात क्या होती है, जिम्मेदारियां बांटने से क्या होता है कि अधीनस्थों में भी एक जोश आता है, कुछ करने की क्षमता आती है अगर हम करेंगे। चौथा ये हुआ कि शीर्ष स्तर पर जो भीड़ लगती है, शिकायतों का जो अंबार लगता है, वो खत्म हो जाता है। ये सारी बातें आती है। अब सीमाएं क्या है, इसके दोष भी हैं कुछ। इसके दोष यूं हैं कि पहली पंक्ति के जो ठीक नीचे कामकाज कर रहे हैं उन पर सुपरविजन पावर बढ़ जाती है, क्योंकि यदि आप में सुपरविजन नहीं है तो आप कैसे कामकाज करेंगे। दूसरी बात यह है कि नियम और कायदे बनाने की शक्तियां अलग अलग प्रकार से देनी होती है, कभी कभार कोई किसको कैसे देते हैं। और कभी कभार तो स्थितियां हो जाती, हो सकता है कि आपका अधीनस्थ अधिकारी आपके निर्णयों को माने या न माने, ऐसी स्थितियां भी हो जाती है। तो ये सारी बातें होती है। तो इसमें कर दे। स्वायत्ता और उत्तरदायित्व के आधार पर प्रत्यायोजन तैयार होता है, जिनको हम कर सकते हैं। जिसमें एक बात ये आती है, अब ये बातें हो गई प्रत्यायोजन में, वो ले जाइए। हाँ। बेसिकली अब एक आती है स्वायत्ता और एक आता है उत्तरदायित्व। अ, स्वायत्ता और उत्तरदायित्व के आधार पे प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण में अंतर पाया जाता है। आप सोचेंगे कि भाई प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है? सोच, नंबर तो आ रहा होगा कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है जब प्रत्यायोजन ये है तो बताइए। डिसेंट्रलाइजेशन सुना आपने नाम? क्या होता है शक्तियों का बंटवारा? हाँ, चारों दिशाओं में कौन सी दिशाएं हैं ऐसी? हाँ, नीचे वाले होते हैं। अच्छा। और देखिए, अब थोड़ा सा अंतर समझना है। जब तक हम प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण में अंतर नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि कामकाज कैसे होता है। देखिए, प्रत्यायोजन तो हमने जाना है कि कामकाज कराने के लिए उच्चस्थ अधिकारी द्वारा निम्नस्थ अधिकारियों को कुछ समय के लिए कार्य सौंप देना। और विकेंद्रीकरण ये हुआ कि सरकार द्वारा एक नए स्तर पर अपनी शक्तियों को सौंप देना, स्थायी रूप से अपनी शक्तियों को सौंप देना। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आपने सुना होगा। डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ हुआ है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उदाहरण बताइए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ हुआ है? बेसिकली लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उदाहरण आपने सुना होगा पंचायती राज में। सुना है? पंचायती राज में सुना होगा, नगरीय निकायों की स्वायत्ता के बारे में आपने सुना होगा। ये दो चीजें आपने सुनी होगी। ये बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन के उदाहरण है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको स्वायत्ता प्रदान कर दी गई। ये अपने कामकाज में स्वतंत्र हैं और स्वायत्त हैं, और सरकार ने इनको कुछ शक्तियां स्थानांतरित की है। तो विकेंद्रीकरण होता है सरकार के एक नए स्तर को अपनी शक्तियां स्थायी रूप से सौंप देना, ताकि वो स्वायत्त रूप से कामकाज कर सकें। जबकि प्रत्यायोजन एक अस्थायी रूप से सत्ता का स्थानांतरण होता है। बोलिए, ऐसे सवालों का उत्तर हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हम्म। ये विकेंद्रीकरण नहीं है, ये बेसिकली फेडरलिज्म के उदाहरण है।
शक्तियों का बंटवारा है ये, शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो आपका पंचायती राज और नगरीय निकाय है। पंचायती राज और नगरीय निकाय है शक्तियों का बंटवारा, जो ये कामकाज करती है कि किस तरीके से इनको चलना चाहिए। समझे आप? तो आप बता सकते हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा विकेंद्रीकरण और इसमें अंतर बताइए, तो बता देंगे आप? तो बता देंगे तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। अभी तक मुझे लग रहा था कि आपको ये बातें पता नहीं थी कि ये किस प्रकार से कामकाज करते हैं। पता था? उत्तर आप दे सकते थे क्या? मुझे तो नहीं लगता कि, और ये जो बच्चे देके आते हैं जवाब, वो ऐसे ही देके आते हैं टल्ले में, और जो देके आता है ना वो अच्छी रैंक के साथ सफल होता है। इस बात को आप समझ लीजिए कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप उत्तर लिख रहे हैं, और वैसे लिखने के बताओ, मैंने कोई अ, अलंकृत शब्दों का उपयोग नहीं किया, मैंने केवल जो प्रैक्टिकली आपको बताया वही तो बता रहा हूँ। और आपको करना चाहिए। आप ऐसे कब तक अपना कामकाज करते रहोगे? कैसे अपने जीवन को ऐसे ही चलाते रहोगे? बताइए। थोड़ा सोचिए और करिए अपना कामकाज। तो 15 शब्दों में आप उत्तर दे सकते हो। यदि आपसे 50 शब्दों में पूछे तो क्या उत्तर देंगे? यदि पूछ ले कि भाई प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण में अंतर बताइए, देंगे? बताऊं नेक्स्ट में? यदि आपसे पूछे तो आपको कैसे देना चाहिए? देखिए, एक होता है प्रत्यायोजन। हाँ, विकेंद्रीकरण, ये कंप्लीट कर देता हूँ ना सिद्धांतों को। थोड़ा सा ही तो टॉपिक है आपका, कि मतलब दूसरा चरण तो हो जाएगा, और शायद इससे बढ़िया हो भी नहीं सकता जिस तरीके से समझ आपको डेवलप हो रही है। तो बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं आप, है ना? तो इसमें क्या होता है, सत्ता का एक उच्चस्थ अधिकारी द्वारा निम्नस्थ अधिकारी को काम कराने के लिए शक्तियां सौंपना। ये हो गया आपका। बोलो, दूसरा क्या हुआ इसमें? दूसरा ये हुआ, सत्ता के स्तरों में, सत्ता के स्तरों में एक नवीन स्तर का निर्माण कर उन्हें कुछ शक्तियों का हस्तांतरण स्थायी रूप से करना। लिखो, इसमें दोहरा उत्तरदायित्व पाया जाता है। बोलिए, विकेंद्रीकरण इकाई, और ये स्वायत्तता सीमित होती है। इसमें तो स्वायत्तता का अभाव होता है, तो लिख लीजिए। स्वायत्तता का अभाव होगा ना, क्योंकि उस अफसर के अधीन काम करोगे आप। इसमें स्वायत्तता अधिक होते हैं, अधिक होना। तीसरा आपका क्या हुआ? तीसरा इसमें क्या हुआ? इसमें दोहरा नियंत्रण पाया जाता है। दोहरा नियंत्रण, दोहरा नियंत्रण को कैसे समझेंगे हम? कि दोहरा उत्तरदायित्व, सॉरी, दोहरा उत्तरदायित्व होना। दोहरा तो यूं हुआ, एक तो खुद जिम्मेदारी ले ली, फिर एक उस अफसर की जिसकी है उसकी भी जिम्मेदारी है। दूसरा इसमें होता है, इसमें एकल उत्तरदायित्व पाया जाता है।
इसमें एकल उत्तरदायित्व पाया जाता है, एकल उत्तरदायित्व पाया जाता है। जैसे लिख लो आप, जैसे क्या, जैसे में आप लिख लीजिए, वही कार्यपालिका का लिख लो, कोई दूसरा लिखते हैं एक उदाहरण अच्छा सा। जैसे बंदूक लाइसेंस देने का अधिकार जिला कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपना। बोलो, सही है? बंदूक का लाइसेंस, कलेक्टर की पावर है, आर्म्स एक्ट, आर्म्स लाइसेंस एक्ट 1878 जो लॉर्ड लिटन बना कर गया था उसके अंतर्गत। अब हम बात करें कि जैसे यहाँ करें, जैसे PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ULBs, इनको स्वायत्तता प्राप्त है। यदि आपने संविधान पढ़ा है तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे आप इन चीज़ों को। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? और आपको ये 3-4 उदाहरण आपने दे दिए तो आपको नंबर मिल सकते हैं, और अच्छे नंबर मिल सकते हैं। बोले, कहीं कोई समस्या है? नहीं होंगे कोई समस्या। अब हम बात करते हैं उत्तरदायित्व के। उत्तरदायित्व रहा है, और आपका उत्तरदायित्व ही रहा है लास्ट, इसको कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सत्ता, हाँ, सत्ता, शक्ति और वैधता को हम एक अलग रूप में पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसको सत्ता के रूप नहीं लिखे है इसमें। हालांकि सत्ता क्या होती है? सत्ता होती है आदेश देने की शक्ति, सत्ता होती है। सत्ता के रूप अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताए हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था सत्ता के रूप में मैक्स वेबर के 3 प्रकार पढ़े थे, आपने पढ़ा होगा, करिश्माई, पारंपरिक और विधिक तार्किक उत्तरदायित्व के रूप में। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली उत्तरदायित्व क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी जो है वो किस प्रकार से जिम्मेदारी, जवाबदेही से अलग है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी से किस प्रकार से अलग होती है, इन चीज़ों को देखने की जरूरत है। इसको मैं मिटा सकता हूँ आप कहीं तो, या नेक्स्ट। अब लास्ट आपका टॉपिक है, ये टॉपिक है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व, ये उत्तरदायित्व को रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं इसको। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? अपने कर्तव्यों को पूर्ण कराने की बाध्यता। उत्तरदायित्व, उत्तर, इसमें देखिए हिंदी में हम बात करें तो उत्तर प्लस दायित्व, दो चीजें छिपी हुई है। दायित्व क्या होता है? आपकी लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज होती है जो आपकी होती है, उस लाइबिलिटीज का रिप्लाई करना है आपको। तो ये लाइबिलिटीज क्या होती है? अपने कर्तव्यों को पालन करना। बोलो, लाइबिलिटीज क्या होगी? अपने कर्तव्यों का पालन करना, तो लाइबिलिटीज होगी पालन करना, है ना। और उत्तर आप दे रहे हो, रेस्पॉन्स कर रहे हो। यदि आप रेस्पॉन्स कर रहे हो, आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं?
कि कर्तव्यों के प्रति बाध्यता, कर्तव्यों के प्रति बाध्यता आपकी जिम्मेदारी हो गई। जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी, इसको उत्तरदायित्व को जिम्मेदारी भी कह सकते हैं। आपका जिम्मा था जिसको हमने कर दिया। बेसिकली ये जिम्मेदारी जो है हमारी किसी भी संगठन में बिना किसी प्राधिकार के व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी की बात ये होती है कि हमने अभी पढ़ा मेरी पार्कर फुलेट ने, मेरी पोरकर फुलेट तो ये कहती है कि जिम्मेदारी जिसको मिल जाती है उसको सत्ता अपने आप ही मिल जाती है। लेकिन शास्त्रीय विचारकों के अनुसार यह है कि संगठन में जिसके पास प्राधिकार होता है उसी का ही उत्तरदायित्व माना जाता है। तो हम यूँ कहें कि प्राधिकार जिसके पास होता है उसी की जिम्मेदारी होती है, उसी की जिम्मेदारी होती है। बोलिए, जिसके पास सत्ता होती है उसी का ही दायित्व होता है। हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर्स में सारी की सारा पावर्स किसमें नहीं था, मैनेजर में। आप कॉरपोरेट सेक्टर में, हम कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें और कॉरपोरेट सेक्टर में भी हम बात करें कमर्शियल बैंक की, कमर्शियल बैंक्स में मैनेजर्स को पावर है, मैनेजर्स को लोन सैंक्शन करने की पावर है, उनको लोन रिकवरी की पावर है, सारी सब कुछ पावर वो है। तो सारी जिम्मेदारियां वही लेता है। यदि आज आपको कोई बैंक लोन कर रहा है तो आप सारा का सारा क्रेडिट देंगे कि वो मैनेजर बहुत अच्छा है। आप ये नहीं कहते कि वहाँ के कर्मचारियों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कारण क्या आता है कि उसके पास प्राधिकार थी, उसने प्राधिकार का उपयोग किया और आपको बैंक ने लोन सैंक्शन किया। लेकिन क्या होता है कि जब मान लो वो लोन सैंक्शन किया हुआ, डिस्पर्स किया हुआ एक निर्धारित समय के बाद में परफॉर्म न करे और वो चुकना बंद हो जाए तो जिम्मेदारी भी बैंक मैनेजर की होती है, दूसरे लोगों की नहीं होती। इसलिए जो सत्ता को एंजॉय करते हैं वो परेशान भी होते हैं। कहते हैं सत्ता परेशान करता है, तो सत्ता इसलिए परेशान करती है क्योंकि जिम्मेदारी अदा करनी पड़ती है, इसलिए सत्ता परेशान करती है। तो हम और एक सार्त्र नामक एक विचारक हुए हैं, आप जानते होंगे, उसने तो कहा है कि स्वतंत्र वही है जो उत्तरदायित्व लेना जानता हो। उस आदमी ने ये बात कही थी कि उत्तरदायित्व जो ले सकता हो वही व्यक्ति स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता का भाव उसी में आ सकता है जो जिम्मेदारी लेने में सक्षम हो। तो ये बातें एक एथिकल दृष्टि से हो सकती है, लेकिन हम शासन की दृष्टि से बात करें तो प्राधिकार और जिम्मेदारी एक दूसरे से संबंधित है। प्राधिकार और जिम्मेदारी अंतर संबंधित है। बोलिए, अंतर संबंधित है, अंतर संबंधित है कि नहीं? अंतर संबंधित। अब कैसे ये, जैसे एक कार्यालय अध्यक्ष के प्रति कार्मिकों की जिम्मेदारी, हम बात करें कि एक कार्यालय अध्यक्ष होता है, हेड ऑफ ऑफिस होता है, वह हेड ऑफ ऑफिस अपने कार्मिकों को जॉब अलोकेट करता है, कामकाज का आवंटन करता है। ये कामकाज का आवंटन ही क्या है? ये कामकाज का आवंटन ही आपका जिम्मेदारी है, कार्मिकों की जिम्मेदारी है। अब कि कई प्रकार की जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारियों के प्रकार की हम बात करें कि प्रशासनिक प्रक्रिया में जिम्मेदारी के प्रकार, तो जिम्मेदारी के प्रकार में एक तो राजनीतिक जिम्मेदारी है साथियों, राजनीतिक जिम्मेदारी, पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आप समझिए। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि राजनीतिक उत्तरदायित्व क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि राजनीतिक उत्तरदायित्व विधायिका का, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व राजनीतिक उत्तरदायित्व है। मतलब जनता के प्रति उत्तरदायी होना, जैसे मंत्रियों का संसद या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। बोलिए, तो ये राजनीतिक उत्तरदायित्व हुआ। मतलब क्या हुआ? मंत्रियों के द्वारा, मंत्रियों की विधायिका के प्रति जिम्मेदारी,
जिम्मेदारी। अब बता सकते हैं आप उत्तर, 15 शब्दों में आप दे सकते हैं, कोई पूछे तो। दूसरा संस्थागत उत्तरदायित्व। हाँ, एक ही बात है, जिम्मेदारी मैंने बोला ना, जिम्मेदारी कह दो चाहे उत्तरदायित्व कह दो, एक ही बात है। लेकिन जवाबदेही अलग होती है, लेकिन जवाबदेही अलग होती है, उसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। आपको अंतर करना आना चाहिए। यदि आप अंतर करना जानते हैं तो बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं, है ना। एक संस्थागत उत्तरदायित्व, संस्थागत उत्तरदायित्व, ये संस्थागत उत्तरदायित्व क्या है? इंस्टीट्यूशनल है ये। और इंस्टीट्यूशनल क्या होता है? किसी संगठन के प्रति आपकी जिम्मेदारी, किसी संगठन के प्रति। जैसे लोक प्रशासन में बहुत सारी प्रशासनिक एजेंसियां होती है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। बोलिए। यूँ कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में प्रशासनिक एजेंसियों का, प्रशासनिक एजेंसी बताइए, जो सरकारी एजेंसी हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होना। बोलिए। कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि यदि कोई अफसर काम नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है? जनता के प्रति उत्तरदायी हो, अपना काम सही ढंग से करिए, अपने कर्तव्यों का पालन करिए, नहीं तो जनता 2 मिनट लगाएगी आपको जवाब देने में। तो ये संस्थागत उत्तरदायित्व है। तीसरा है आपका है पेशेवर उत्तरदायित्व। पेशेवर, ये तीसरी जिम्मेदारी है आपकी, पेशेवर उत्तरदायित्व। ये प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जिस पेशे में हो उस पेशे के प्रति आप कितने वफादार हो, ये बात इसमें करती है कि मतलब पेशेवर मानकों के प्रति, नैतिकता के प्रति, आचरण के प्रति आप कितने उत्तरदायित्व हो। जैसे मान लीजिए कोई संगठन में, किसी भी संगठन में, सरकारी एजेंसीज में हम बात करें, हम तो लोक प्रशासन के हैं, लोक प्रशासक हैं, और प्रशासक में होने के नाते हम किसके प्रति जिम्मेदारी अदा करते हैं? हम जिम्मेदारी अदा करते हैं अपने आचरण संहिता, नीति संहिताओं के प्रति उत्तरदायित्व है हमारा। ये पेशेवर जिम्मेदारी हो गई। मतलब लोक सेवकों का क्या हुआ? पेशेवर मानकों और नैतिकताओं के प्रति उत्तरदायित्व। पेशेवर मानक हमारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अधीन हम काम करते हैं। नैतिकता के प्रति उत्तरदायित्व, जो हमारे आप एथिक्स में पढ़ते होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स के प्रति जिम्मेदारी। कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स के प्रति जिम्मेदारी, एथिक्स के प्रति जिम्मेदारी। बोलिए, आई कि नहीं आई समझ में आपको? ये बातें आपको आनी चाहिए। आपसे कोई पूछे 15 शब्दों में उत्तर दीजिए और आप 15 शब्दों में उत्तर दे सकें, आप 50 शब्दों में उत्तर दे सके, तो आप समझिए कि आप RAS बनने वाले हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता RAS बनने के लिए। तो इसलिए आप तैयारी कीजिएगा। उत्तरदायित्व को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है और एक आपकी फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली जिम्मेदारी के 2 भाग हैं, 2 पार्ट्स हैं इसके। एक तो संचालन जिम्मेदारी, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक है आपकी अंतिम जवाबदेही, अंतिम जिम्मेदारी। इसको बोलते हैं अंतिम जिम्मेदारी को क्या? जवाबदेही, है ना। इसको फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। बोलिए। यह इसमें क्या होता है? ये दैनिक कामकाज से जुड़ी है, ये बेसिकली दैनिक कामकाज से जुड़ी है। आप कहेंगे कि ऐसा दायित्व जो रूटीन वर्क से जुड़ा हुआ हो, जो अधीनस्थों को सौंपा जा सके। बेसिकली हम ऑफिसर ग्रेड में है तो हम कौन सा काम अधीनस्थों को सौंपते हैं? रूटीन वर्क। रूटीन वर्क उनको सौंप देते हैं और उनको जॉब अलोकेट कर देते हैं और कहते हैं कि आपका काम है और आपको ये करना चाहिए। तो ये आपका रूटीन हो गया, तो ये सौंपी जा सकती है। आपसे कोई कहे कि ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा सकती है, सौंपी जा सकती है, मतलब इसका
प्रत्यायोजन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? प्रत्यायोजन किया जा सकता है, प्रत्यायोजित की जा सकती है। बोलो, यदि आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डेलीगेटेड हो सकते हैं। और ये कौन सी होती है? जिसे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे ही पूरा करना है। ये उसकी जवाबदेही है, अंतिम रूप से जवाबदेही है, जिसका काम उसी को साझे, है ना। ऐसी जिम्मेदारी जो उच्चस्थ अधिकारियों में निहित होती है, उच्चस्थ अधिकारियों में निहित, अधिकारियों में निहित, निहित, जिसे सौंपी नहीं जा सके, नहीं जा सके। इसे जवाबदेही भी कहते हैं, जवाबदेही भी कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। आपको पता हो कि राजस्थान सरकार अकाउंटेबिलिटी लाने का प्रयास कर रही थी, वो नहीं ला पाई लास्ट टाइम में। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि प्रत्यायोजित हर व्यक्ति की जवाबदेही राजस्थान सरकार तय कर रही थी, ताकि शासन में अकाउंटेबिलिटी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी तो है ही शासन में। ओके। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार जवाबदेहिता को तो बढ़ाता है, जिसका काम है उसको करना चाहिए, लेकिन बेसिकली हेड ऑफ ऑफिस जो उस कार्यालय का मुखिया होता है उसकी ही जिम्मेदारी को बढ़ाता है। अब एक क्लर्क की जिम्मेदारी होगी, एक कांस्टेबल की जिम्मेदारी होगी। अब जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेबल है, वो कांस्टेबल ने कुछ गलती हो गई तो वहां का एसपी नपता है, कांस्टेबल नपे, वो अकाउंटेबिलिटी है। क्योंकि उस जगह जो उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसका काम तय करना, और वो नहीं कर पाया लापरवाही की वजह से या किसी और वजह से, तो उसके लिए एसपी उत्तरदायित्व तो नहीं होना चाहिए, उस पर जवाबदेह नहीं होना चाहिए, कांस्टेबल जवाबदेह होना चाहिए। तो ये बातें आपकी है। तो इन चीज़ों को आप रखिएगा, कौन कहाँ कैसे किस तरीके से काम करता है। आपको ये हमारा कैसा लगा आप बताइएगा। और कल हम पढ़ेंगे प्रशासन के तीसरे चरण की बातें। थैंक यू।